अस्सलामुअलैकुम। तो आज की वीडियो में हमने एक इम्पॉर्टेंट ग्राफ पढ़ना है। वो ग्राफ आपको क्या बताएगा कि जब आप किसी चीज़ के ऊपर फोर्स लगाओगे या प्रेशर लगाओगे तो वो किस तरह से बिहेव करेगी, किस तरह से स्ट्रेच होगी, किस तरह से जो है वो ब्रेक होगी, किस तरह से फ्रैक्चर होगा। मेरे पास यहाँ पर एक हैंगर भी मौजूद है जो कि हमारे पास आयरन का है। इस पे मैं आपको ये ग्राफ को करके भी दिखाऊंगा कि आखिर ग्राफ में जो चीज़ें हो रही हैं वो रियल लाइफ में कहाँ पे नज़र आएगी। ठीक है, अच्छा, अब ग्राफ क्या है हमारे पास? ग्राफ ऑफ अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस समझ लो। टेंसाइल स्ट्रेस आपके पास ये होती है कि आप जो है वो फोर्स लगाओ और फोर्स लगाने से चीज़ स्ट्रेच हो। फॉर एग्जांपल ये मैं फोर्स लगा रहा हूँ, ठीक है, फोर्स लगाने से ये चीज़ स्ट्रेच हो रही है ना, स्ट्रेच हो रही है ना, स्ट्रेच हो रही है, तो ये क्या हुआ हमारे पास? एक टेंसाइल स्ट्रेस हुआ। ठीक है, तो और एरिया से डिवाइड कर दोगे तो स्ट्रेस हो जाएगा, यानी प्रेशर। इलास्टिक डिफॉर्मेशन, इलास्टिक डिफॉर्मेशन आपको पता है भाई कि आप जो है वो किसी चीज़ को खींचोगे तो वो डिफॉर्म होगी, छोड़ दोगे तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आएगी। इसको देखो, ये हैंगर है, मैंने इसको खींचा, ये डिफॉर्म हो गया, अपनी शेप चेंज कर ली, लेकिन छोड़ दिया, दोबारा अपनी पोजीशन में आ गया। ठीक है, तो ये हो गई इलास्टिक डिफॉर्मेशन। और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन यानी अगर मैं इसको ज़्यादा खींच दूंगा ना तो फिर ये दोबारा अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा, तो वो प्लास्टिक डिफॉर्मेशन में आएगा। तो इसके साथ साथ हमने एक और चीज़ समझनी है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। तो ये इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ आप पढ़ चुके हो, तो मैं इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूंगा। ठीक है, चलो सबसे पहले ग्राफ बनाते हैं और ग्राफ समझते हैं। तो वो याद रखना, ये जो ग्राफ हमें मिलता है ना, ये ग्राफ हमें फोर्स और एक्सटेंशन की मदद से मिल रहा होता है। ठीक है, यानी हम फोर्स लगाते हैं तो चीज़ हमारे पास एक्सटेंड हो रही होती है ना, फिर उसे हम ग्राफ में और मज़ीद डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। देखो, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया। याद रखना, एक्स एक्सिस पे हम रखेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या है आपके पास कि आप कितनी फोर्स लगा रहे हो एरिया में, ये स्ट्रेस है, जिसको आप जो है वो सिंपल सिग्मा से भी कॉल कर रहे होते हो। उसके बाद आपके पास आती है स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ क्या होती है? स्ट्रेंथ क्या होती है? चेंज आना, किस में? लेंथ में, और लेंथ के रिस्पेक्ट से डिवाइड करा देना, यानी जो चेंज आया है लेंथ में उसको ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करा देना। इसको आप एप्सिलॉन से डिफाइन कर रहे होते हो। अच्छा, अब देखो, आप किसी भी चीज़ पे फोर्स लगाना शुरू करोगे तो ज़ीरो से शुरू करोगे ना। अभी मेरे हाथ में हैंगर था तो पहले फोर्स ज़ीरो थी, फिर मैंने लगाना शुरू की ना। अच्छा, अब देखो, जब आप किसी चीज़ पे फोर्स लगाना शुरू करते हो ना, वो डायरेक्ट ब्रेक नहीं हो जाती। फॉर एग्जांपल ये देखो, मैं इस हैंगर पे फोर्स लगा रहा हूँ तो क्या ये डायरेक्ट ब्रेक हो रहा है? नहीं, पहले क्या हो रहा है, ये खिंच रहा है, फिर मैं इस पर मज़ीद फोर्स लगाऊंगा तो ये होगा कि ये इलास्टिक लिमिट इसकी ख़त्म हो जाएगी, इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाएगी, फिर ये जिस पोजीशन में ओरिजिनली अभी है वापस नहीं आ पाएगा। फिर ज़्यादा फोर्स लगाऊंगा तो ये टूट जाएगा। तो अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ, सही है। सबसे पहले समझो, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू की, मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाना शुरू की, तो मैं इस पर फोर्स लगाता जा रहा हूँ, यानी मैंने इस पर स्ट्रेस लगा रहा हूँ। देखो, स्ट्रेस को कंफ्यूज नहीं करना, मैं फोर्स कह रहा हूँ ना, एरिया से अगर उसको डिवाइड करा दोगे तो स्ट्रेस हो जाएगा, तो कंफ्यूज नहीं होना। मैंने उसको फोर्स यानी स्ट्रेस लगाना शुरू किया, उस पर स्ट्रेस देना शुरू किया, उस पर जो है फोर्स लगाना शुरू की। तो मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि जैसे जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूँ वैसे वैसे क्या हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है। याद रखना, स्ट्रेन का मतलब है डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन समझ लो, आसान कर लो इसे, डिफॉर्मेशन समझ लो। तो जैसे जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूँ मेरे पास जो मेरा हैंगर है वो डिफॉर्म हो रहा है। यहाँ पर देखो, समझ लो, अभी मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ और यहाँ तक जाऊँगा। देखो, जैसे जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, फोर्स लगा रहा हूँ, ये डिफॉर्म हो रहा है ना। देखो, पहले ऐसा था, ऐसा था, अब फोर्स लगा रहा हूँ, ये देखो डिफॉर्म हो रहा है, डिफॉर्म हो रहा है। यानी स्ट्रेस, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके आ रही है? डिफॉर्मेशन के। स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है डिफॉर्मेशन का, यानी जैसे जैसे फोर्स लगाओगे डिफॉर्म होना शुरू होगा। यहाँ तक किसी को कोई मसला नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ तक, यहाँ इस पॉइंट को हम कह लेते हैं ए, ठीक है। अब ए, ये है हमारे पास प्रोपोर्शनल लिमिट। थोड़ा सा मत था, मुझे आगे जाना होगा, थोड़ा सा बिल्कुल, हाँ, ये है मेरे पास प्रोपोर्शनल लिमिट। अब प्रोपोर्शनल लिमिट समझो, प्रोपोर्शनल लिमिट, ये लिमिट ये बता रही है कि इस पॉइंट तक, यहां से लेकर ओ से लेकर ए पॉइंट तक आप फोर्स लगाते रहोगे तो आपके पास स्ट्रेस यानी डिफॉर्मेशन होती रहेगी, ठीक है। देखो, समझो मैंने फोर्स लगाना शुरू किया, हल्के 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 डिफॉर्मेशन हो रही है। अब मुझे लग रहा है ए पॉइंट तक मैं आ चुका हूं। अब ए पॉइंट से आगे मैं जाऊंगा तो अब मेरे पास क्या आएगा? ए पॉइंट से मैं आगे जाऊंगा, ए पॉइंट से मैं मजीद आगे गया,
ठीक है, इसको हमें थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास जगह कम है। प्रोपोर्शनल लिमिट, ठीक है। अब मैं आ गया अपने, थोड़ा सा मजीद आगे ले जाते हैं, अब मैं आ गया मैं अपने बी पॉइंट पर, ठीक है, बी पॉइंट पर आ गया। ये है मेरी इलास्टिक लिमिट, ये है मेरी इलास्टिक लिमिट, ये क्या हो गई, मेरी इलास्टिक लिमिट हो गई। अब इलास्टिक लिमिट क्या मैं बताता हूँ, इलास्टिक लिमिट, ठीक है, इलास्टिक ऊपर करके लिख लेते हैं थोड़ा, इलास्टिक मेरे साथ साथ बनाओ ताकि बात समझ में आए। इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट क्या है, बी पॉइंट। यानी अगर मैंने इससे ज़्यादा फोर्स लगाई, यानी यहाँ पर जो फोर्स की वैल्यू आ रही है या जो स्ट्रेस की वैल्यू आ रही है, फॉर एग्जांपल 5 आ रही है, अगर मैंने 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा स्ट्रेस दिया तो अब मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आएगा। आओ करके दिखाता हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया था, मैं फोर्स लगा रहा था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यानी इस पॉइंट तक, ए पॉइंट तक मेरे पास जो मेरा स्ट्रेस था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा था डिफॉर्मेशन के। यानी जैसे जैसे फोर्स लग रही थी चीज़ डिफॉर्म हो रही थी, और जब छोड़ रहा था फोर्स लगाना, जब फोर्स लगाना मैं छोड़ रहा हूँ, जब मैं फोर्स लगाना छोड़ रहा हूँ तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में भी जा रहा है, जो कि आपको नज़र आ रहा है। अब मैंने क्या किया, मैं इस पॉइंट पर आ गया, इलास्टिक लिमिट पर आ गया। यहाँ पर मुझे लग रहा है इलास्टिक लिमिट आ गई, ये देखा क्या हुआ, ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में अब नहीं जा रहा। इसका मतलब क्या है, फील लो कॉन्सेप्ट का, कि मैं इस पॉइंट पर आ चुका हूँ। समझ आई बात, मैं इस पॉइंट पर आ चुका हूँ, गया ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में। देखो ये ऐसा था क्या, ऐसा था, ये ऐसा नहीं था ना, ऐसा था ना, यार देखो ऐसा था ना, ये ऐसा था, ऐसा था, लेकिन मैंने ज़्यादा फोर्स लगाई तो क्या हुआ, अब ये इलास्टिक लिमिट निकल गई है इसकी। यानी अब इस पॉइंट से मैं आगे चला गया, अब ये अपनी इलास्टिक लिमिट पर चला गया, अब ये ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जाएगा। समझ में आ गई बात, नहीं जा रहा, ठीक है। अब अच्छा, अब उसके बाद मैं मज़ीद आगे गया, मैंने मज़ीद फोर्स लगाई, मतलब अब मज़ीद क्या हो रहा है, फोर्स अब ज़्यादा नहीं लग रही होगी, अब फोर्स कम ही लग रही होगी, मगर इलास्टिक लिमिट क्रॉस हो जाने की वजह से अब हमारे पास कम फोर्स पर भी डिफॉर्मेशन बढ़ेगी। अभी देखना, कम फोर्स लगाऊंगा फिर भी डिफॉर्मेशन बढ़ेगी। तो इस तरह से कर लो, ये सी पॉइंट आ गया, ये है हमारा यील्ड पॉइंट, फर्स्ट यील्ड पॉइंट हम इसे जो है वो कॉल कर रहे होते हैं, ठीक है। और ये है हमारा फर्स्ट यील्ड पॉइंट, इलास्टिक लिमिट ही हमारा यील्ड पॉइंट है, यील्ड पॉइंट। और ये दूसरा जो है ना हमारा, दूसरा वाला सी पॉइंट जो है ना हमारा, ये है हमारा लोअर यील्ड पॉइंट, लिख लेना अपने बस सही से, लोअर यील्ड पॉइंट। लोअर यील्ड पॉइंट ये बता रहा है कि अगर अब आपने फोर्स लगाई ना तो इसकी शेप चेंज होती रहेगी। जैसे प्लास्टिक देखा होगा ना आपने, फोर्स लगाओ तो जैसा चाहो मुड़ा लो उसको मुड़ जाता है। प्लास्टिक आपने देखा है ना, जैसा मैं चाहूँ मुड़ाना चाहूँ मुड़ जाता है। अभी ये मार्कर है, अगर मैं इसको मुड़ाना चाहूँ तो ये मुड़ जाएगा। तो अब आपका मटेरियल प्लास्टिक की तरह बिहेव करेगा, यानी कम फोर्स लगाओगे जो है ना नई नई शेप बनेगी। देखो ये एक और नई शेप आ गई, ये देखना, ये देखना, ये एक और नई शेप आ गई, ये एक और नई शेप आ गई, आई। यानी अब ये प्लास्टिक की तरह बिहेव करना शुरू हो गया मटेरियल, प्लास्टिक की तरह। लेकिन अभी भी ये ब्रेक नहीं होगा, अभी भी ये ब्रेक नहीं होगा। अब मैं इस पर मज़ीद फोर्स लगाऊंगा, अब मैं इस पर मज़ीद फोर्स लगाऊंगा, अब मैं इस पर मज़ीद फोर्स लगाऊंगा। ये वो डी पॉइंट, इसे हम बोलते हैं ब्रेकिंग स्ट्रेस। क्या बोलते हैं इसे, ब्रेकिंग स्ट्रेस, BREAKING, ब्रेकिंग स्ट्रेस। यानी अब हमारे पास वो पॉइंट आना शुरू हो गया है कि जहां पर ये चीज़ टूट सकती है, जहां पर ये चीज़ टूट सकती है। देखो अब मैं मज़ीद इसको खींच रहा हूँ, मज़ीद खींच रहा हूँ, आवाज़ आ रही होगी अगर शायद आपको आ रही हो आवाज़, ठीक है। देखो मज़ीद खींच रहा हूँ। अच्छा, अब इसके बाद मेरे पास जो पॉइंट आएगा वो आएगा फ्रैक्चर का, ABCDE, फ्रैक्चर, ठीक है। फ्रैक्चर का, फ्रैक्चर से क्या मुराद है, अब अगर मैंने मज़ीद फोर्स लगाई तो इसने टूट जाना है। अब मैंने इस पर मज़ीद फोर्स लगाया तो मज़ीद फोर्स लगाऊंगा ना, ये टूट जाएगा। तो ठीक है, अब इसको मैं तोड़ता नहीं हूँ वरना फिर मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी, फिर मुझे जवाब देना पड़ेगा ये कैसे टूटा। समझ में आ गई ना बात, कैसे हुआ, नज़र आया ना आपको कि भाई देखो एक पॉइंट तक आप फोर्स लगाओगे तो चीज़ जो है उसमें डिफॉर्मेशन भी आएगी, लेकिन फोर्स लगाना छोड़ोगे तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगी। लेकिन इलास्टिक लिमिट क्रॉस कर गए, इलास्टिक लिमिट जितनी है उससे ज़्यादा स्ट्रेस लगा दी तो फिर वो वापस अपनी पोजीशन में नहीं आएगी, ठीक है। फिर इस पॉइंट के दरमियान जिस शेप में लाना चाहोगे वो आ जाएगी, जैसा मैंने करके दिखाया। मज़ीद आपने जो है वो इसको आगे थोड़ी बहुत फोर्स दी
स्ट्रेस दिया तो वो क्या होगा, टूटने लगेगा। फिर अगर मजीद और फोर्स दी तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, टूट जाएगा और आपके पास जो डिफॉर्मेशन है वो मैक्सिमम हो जाएगी। देखो यहाँ जाके मैक्सिमम हो गई है, ठीक है। तो ये था इसका ग्राफ। आई होप ये आपको बात समझ में आ गई हो। अच्छा, अब इस ग्राफ में ना यही चीज़ें यहाँ पे भी लिखी हैं। प्रोपोर्शनल लिमिट जो कि मैंने आपको बता दिया, जहाँ तक आपके पास स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा स्ट्रेंथ के यानी डिफॉर्मेशन के। इलास्टिक लिमिट ये वो पॉइंट है कि अगर यहाँ तक आपने फोर्स लगाई या इसके बाद फोर्स लगाई तो वो ओरिजिनल पोजीशन में नहीं जाएगा। लोअर यील्ड लिमिट यानी इधर तक अगर आप हो तो वो प्लास्टिक की तरह बिहेव करेगा, जैसी शेप में चाहो ढाल सकते हो। ब्रेकिंग स्ट्रेस तक आ गए, अगर इसके ब्रेकिंग स्ट्रेस से आगे जाके फोर्स लगाओगे तो चीज़ फ्रैक्चर हो जाएगी, टूट जाएगी, ठीक है, टूट जाएगी। अच्छा, अब आ जाओ इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। सॉलिड की 4 इलेक्ट्रिकल मेन प्रॉपर्टीज़ होती है। एक होता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या होती है, फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, मैं आपको बता देता हूँ, RA/L और रॉ, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन है। तो रेजिस्टिविटी आपको ये बताती है कि आपके पास कोई मटेरियल जो है वो कितनी रेजिस्टेंस शो कर रहा है, और ये रेजिस्टिविटी जो है ना मटेरियल टू मटेरियल वेरी करती है। फॉर एग्जांपल आयरन की रेजिस्टिविटी कुछ और होगी, सिल्वर की कुछ, लेकिन दुनिया में जितने भी आयरन हैं उनकी रेजिस्टिविटी सेम मिलेगी। फॉर एग्जांपल आप निकालो रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन, तो आपको आयरन की रेजिस्टिविटी चाहे कोई सा भी आयरन हो सेम मिलेगी, सही है। अच्छा, तो रेजिस्टिविटी क्या बता रही है, रेजिस्टेंस बता रही है, जो कि डिपेंड करती है आपके ऊपर एरिया और लेंथ पे भी डिपेंड करती है, ठीक है। लेकिन मटेरियल के लिए कांस्टेंट रहेगी, मटेरियल के लिए चेंज नहीं होती। अच्छा, उसके बाद आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी ये बताती है कि कोई मटेरियल कितना कंडक्ट करेगा, यानी कितना जो है वो चार्ज को अपने अंदर से पास होना देगा, कितना जो है वो करंट वो देगा, ठीक है। चार्ज आपके पास यही होता है ना, करंट का फॉर्मूला। और याद रखना रेजिस्टेंस, ये याद रखना रेजिस्टिविटी और कंडक्टिविटी एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो यहाँ पर रेजिस्टिविटी को रॉ से लिख लेते हैं, कंडक्टिविटी को इससे लिख लेते हैं, सिग्मा से। सिंबल जो है ना ये आपस में इंटरलिंक कर रहे होते हैं, आपस मतलब चेंज हो रहे होते हैं चैप्टर टू चैप्टर भी। यहाँ पर मैं इसको कह रहा हूँ स्ट्रेस, लेकिन यहाँ पर मैं इसको कह रहा हूँ कंडक्टिविटी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी, यानी जो रेजिस्टिविटी है ना, जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पे भी डिपेंड कर रही है। यानी अगर टेम्परेचर चेंज करोगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं दुनिया में जितना भी प्लास्टिक है उस सबको 20 सेल्सियस पे देखूं, एक किस्म का प्लास्टिक बात कर रहा हूँ, यानी समझ लो ये मार्कर जिस प्लास्टिक से बना है, इस मार्कर के मैं कोई और मार्कर उठा लूँ उसकी भी रेजिस्टिविटी सेम होगी अगर टेम्परेचर सेम है। समझो ये दोनों मार्कर सेम मटेरियल से बने लेकिन अलग अलग है सेम मटेरियल लेकिन अलग अलग है, जो इसकी रेजिस्टिविटी आ रही होगी वही इसकी आ रही होगी। क्यों? क्योंकि दोनों सेम टेम्परेचर में मौजूद है। मगर इस मार्कर को मैं ले जाता हूँ 20 सेल्सियस पर, इसको ले आता हूँ 100 सेल्सियस पर, तो इसकी जो है रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, इसकी रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। समझ रहे हो? टेम्परेचर टू टेम्परेचर वेरी करेगी, चाहे मटेरियल सेम हो, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला था ना मटेरियल में कांस्टेंट होगी लेकिन टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। अच्छा, तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज कैरियर, देखो करंट मूव कराने तो क्या चाहिए, चार्ज चाहिए ना, चार्ज यानी जो चीज़ करंट को ले जा रही है, मतलब सॉरी करंट मूव कराना बोल दिया। अगर करंट चाहिए तो चार्ज हो चाहिए, अगर करंट चाहते हो मतलब करंट आपको चाहिए तो आपके पास चार्ज होने चाहिए ना। तो क्वांटिटी ऑफ चार्ज कैरियर यानी ये जो चार्ज है इस पे भी आपके पास इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है। जितने ज़्यादा चार्ज होंगे, जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, जितने ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा आपके पास करंट मौजूद होगा। सही है, बात समझ आ गई? तो ये 4 चीज़ें आपने याद रखनी है। तो यहीं तक रखते हैं। आई होप मेरी बात समझ में आ गई होगी, मैंने बहुत डिटेल में और आसान करके समझा दिया। बस इस ग्राफ को अच्छी तरह समझना। ग्राफ को अगर जो बच्चा समझ लेता है ना, या जो समझा देता है, समझ लो पढ़ने का हक अदा हो जाता है। ठीक है, तो आई होप मेरी बात समझ आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। कीमती दुआओं में ज़रूर याद रखना।